इस कार्यक्रम के सभी पात्र वास्तविक है। देश काल और वातावरण से इसका सीधा संबंध है। आए हुए गेस्ट को ना तो हमने पैसे दिए हैं और ना ही आगे देंगे। कार्यक्रम में गेस्ट के विचार अपने हैं, इसमें हमारा कोई दबाव नहीं है। फिर भी गेस्ट भविष्य में किसी प्रकार का हमें डंडा करते हैं तो बता दूं कि मेरे चाचा सीलमपुर थाने में सब इंस्पेक्टर है। कार्यक्रम देखते वक्त या देखने के बाद हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज बाय द फेमस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और 11 लोगों को फॉरवर्ड जरूर करें। कृपा आनी शुरू हो जाएगी। विशेष चेतावनी, 5 साल से कम उम्र के बच्चे बड़ों की देख रेख में कार्यक्रम देखें, नहीं तो उन्हें अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता की लत लग सकती है। अनटोल्ड स्टोरी विद ओपी एंड नमिता में सबका स्वागत है। सभी दर्शकों का। नमिता, तुम्हें पता है छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिला के, जिन्होंने ये नहीं लिखा है वो हमारे आज के गेस्ट हैं लेकिन उन्होंने न्यूज इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा नाम जिन्होंने इतना कुछ लिखा है नमिता कि पूछो मत। और उन्होंने उनका लिखा हुआ ही एंकर पढ़ते हैं, स्टोरीज बनती है, कहानियों को बताते हैं। वो चीज, वो लेखक, वो स्क्रिप्ट राइटर, वो शो डिजाइनर, मतलब इतनी सारी काबिलियत है उनके अंदर और बैकबोन होती है एक न्यूज इंडस्ट्री की। आज के गेस्ट हमारे वो खास हैं। तो नमिता, तो चलिए इनके बारे में दिखा देते हैं फटाफट से। वो अनटोल्ड स्टोरीज के आज के हमारे गेस्ट हैं वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय। इन्होंने विभिन्न टीवी न्यूज चैनल्स में बतौर प्रोड्यूसर अहम पदों पर रहकर कार्यभार संभाला। यानी पर्दे के आगे से नहीं बल्कि पर्दे के पीछे रहकर इन्होंने हम तक खबरें पहुंचाई हैं। बचपन से ही लिखने पढ़ने के शौक ने उन्हें बनाया ऑथर भी। स्मृति ईरानी पर लिखी अपनी बहुचर्चित किताब अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान उनकी कई किताबों में से एक है। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं टीवी न्यूज चैनल्स के कुछ अनटोल्ड स्टोरीज। तो आपने देख लिया, हमारे साथ हैं मल्टी फैसेटेड, बहुत सारे टैलेंट के धनी अनंत विजय। वेलकम वेलकम सर। ओके तो चलिए सर, आपके पीछे वाले जो वॉल है पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये जो आपका लिखने पढ़ने का शौक बचपन से था वो पीछे आपके नजर आ रहा है, तो एक बार जरा दिखाइए कि कितनी सारी बुक्स हैं। और ये मुझे तो शक है ये बुक्स भी नहीं है, ये वॉलपेपर है, पर आप मुझे सिद्ध कीजिए कि ये बुक्स हैं। ये इतनी सारी नहीं, ये तो इतनी सारी ऊपर तक चली जाएंगी, ये फिर इधर चली जाएंगी, इधर तो बुक ही है, इधर भी बुक है। तो ये कमरे की चारों दीवारें ना किताबों से है। और ये मैं साबित कर देता हूँ भाई, इसी बहाने मैं अपनी किताब का प्रमोशन भी कर लेता हूँ। ये मेरी किताब है अमेठी संग्राम और ये सचमुच की किताब है, देख लो। तो सर आपके जब आपकी फैमिली या आप खुद भी बताते होंगे कि मैं न्यूज चैनल में काम करता हूँ, या आपकी फैमिली बताती होगी मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड न्यूज चैनल में काम करते हैं, तो एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन आता है, अच्छा तो कितने बजे आते हैं फिर वो टीवी पर? तो आपके साथ ये रिएक्शन कितनी बार आया? क्योंकि आप एक ऐसा चेहरा है जो कि लोगों को ऐसा नहीं पता होता कि जो भी न्यूज चैनल में काम करता है वो टीवी पर नहीं आता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है और उस टीम को आप हेड करते थे। मतलब यू वर द बैकबोन, जो रिपोर्टर या जो एंकर बोल रहा है। तो ये वाला रिएक्शन कितनी बार आपको मिला? फिर आप टीवी पर कब आते हैं और उसका क्या, आपका क्या आंसर होता था उसका? सबसे मजेदार तो होता था प्रश्न कि जब लोग, मैं बताता था मैं प्रोड्यूसर हूँ, क्योंकि वो एईपी ईपी ये सब तो समझ में आती नहीं लोगों को। तो मैं किसी भी पद पे रहता था मैं कहता था प्रोड्यूसर हूँ। फिर मैं निशब्द हो जाता था। मैं ये तो कह नहीं सकता था कि, फिर मैं कह देता था टीवी के ऊपर जो चलता है ना वो सब मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा तो यही कह के निकल जाता था। लेकिन ये बहुत रैम्पेंटली पूछा जाता था कि आप क्या प्रोड्यूस करते हो। किसी को काट दिया, अच्छा आप प्रोड्यूसर हैं, करते क्या हैं? अच्छा अच्छा जी। अब वो नमिता, आप और ओपी दोनों जानते हैं कि प्रोड्यूसर क्या करता है, वो क्या बताए कि कैसे। अच्छा, अगर हम अपनी टीवी की शब्दावली में बता दें तो उनके और पल्ले ना पड़ेगा। हाँ, हम रनडाउन बनाते हैं, ऑडियो ये कर लो, नहीं विजुअल कटवाओ। अब विजुअल कैसे कटेगी ये तो किसी को पता नहीं है, राइट है ना। स्टोरी गिरा दो, क्योंकि गेस्ट को गिरा दो। अब क्या है कि ये जो टीवी की शब्दावली है ना वो आम लोगों को नहीं समझ में आती है। नहीं आती है। तो उनको लगता था कि यार ऐसे ही कुछ करता होगा टीवी वेवी में, कोई बात नहीं है। तो ऐसे कई अनुभव हैं।
मतलब मैं बताऊं कि 2004-5 के बाद लोगों को पता चला ठीक से, मतलब मेट्रो के बाहर लोगों को पता चला कि टेलीविजन में स्क्रीन के अलावा भी कुछ लोग काम करते हैं। राइट, हाँ, उसके पीछे भी एक टीम होती है जो सपोर्ट करती है। तो एक कभी तो ऐसा रहा होगा ना कि आपकी फैमिली में किसी ने एक गर्व के साथ, वो मोमेंट क्या था जब खुश हो गए, हाँ मेरा बेटा, मेरा पति अब बहुत बड़े चैनल में काम करता है और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम करता है, खुद एक बड़ा इंसान हो गया। वो एक मोमेंट तो कभी ना कभी तो आया होगा। ऐसा कभी लगा नहीं, मतलब हम जितने लोगों के साथ काम करते थे उन लोगों ने कभी ये फील नहीं कराया कि बहुत बड़े लोग हैं। हालांकि सारे लोग बहुत बड़े थे, लेकिन उनके साथ आपने भी काम किया, ओपी ने भी उन्हीं सारे लोगों के साथ काम किया, उन लोगों ने कभी ये फील नहीं कराया कि वो बड़े लोग हैं। और ठीक है, लोग मतलब ये कहते थे अच्छा ये अच्छा राजदीप के साथ जानते हो तुम उनको? भाई आप लोग स्क्रीन पे आते थे, आप लोगों का तो जलवा था ही ना। हमें तो मतलब राजदीप तो बहुत बड़ी, हमने तो ओपी के लिए भी हम कहते थे लोगों को, ये लठ वाला जो है ना, इसको मैं जानता हूँ बेटा, कुछ करोगे भेज दूंगा इसको। तो ओपी का हमने खूब इस्तेमाल किया है, पता तक नहीं ओपी। हाँ, कोई भी अगर कोई जैसे पुलिस वाला भी पकड़ लेता था कभी कि रॉन्ग साइड में जा रहे हो या रेड लाइट या बेल्ट नहीं लगाया या कुछ नहीं किया, तो हम कहते थे लठ वाले ओपी को जानते हो ना, उसके चैनल में काम करता हूँ, छोड़ देता था। कभी इतना परेशान करता था, मुझे पक्का भरोसा है वो पुलिस वाले को मेरा फोटो देके आते होंगे गाड़ी का नंबर के साथ, ये लठ वाला देखिए इसका चालान जरूर काटना, बहुत दुखी करता है ये बंदा। अखबार में लिखते लिखते, रनडाउन लिखते लिखते, स्क्रिप्ट लिखते लिखते, लोगों को डायलॉग देते देते आपने किताब भी लिख डाली है, 12 किताबें, और जिसमें तो ये जो किताब है ये 12वीं है, ये 12वीं है, ये अभी हाँ आपकी लास्ट है। तो ये बताइए, अब आपने जब राइटिंग लिखना शुरू किया, अब एक अलग जॉनर में चले गए, किताब लिखने का सेंस, उसका सोच, उसके विचार बहुत अलग तरीके से होते हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा किताब लिखने का, और कौन सोचा आपने कि मुझे किताब लिखनी चाहिए? ओपी, मेरी सबसे पहली किताब 2001 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, और 2001 में जब ये मेरी किताब आई थी, तब जब इंडिया टुडे में उसकी रिव्यू छपी थी तो बहुत प्रसन्नता हुई थी, और उस समय जो मेरे नाम के साथ चस्पा हुआ बेबाक लेखन, वो बहुत लंबे समय तक चला। हाँ, तो लिखता मैं अपनी खुशी के लिए हूं, मुझे अच्छा लगता है लिखना, और अगर मुझे अवसर मिले तो मैं रोज लिख सकता हूं। तो मैं 2012-13 के बाद से लगातार इस चक्कर में पड़ा रहा कि मैं संस्कृति की राजनीति पर लिखूंगा, और फिर संस्कृति की राजनीति लिखते लिखते अचानक 2019 का चुनाव आ गया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट हार गया, सिटिंग प्रेसिडेंट हार गया। स्वाधीन भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस का कोई सिटिंग प्रेसिडेंट हार गया। तो फिर मुझे एक नई चुनौती लगी, मुझे लगा यार इस विषय को पकड़ना चाहिए और किताब लिखनी चाहिए। फिर मैंने अमेठी संग्राम लिख दी। अब फिर अनटोल्ड, चूंकि आपके शो का नाम अनटोल्ड स्टोरीज है ना, फिर एक अनटोल्ड स्टोरी बताता हूं। अब इस राजनीति को पकड़ने के बाद मुझे लगा कि यार कश्मीर पर कुछ किया जाना चाहिए, कैसे 370 हटा, तो आजकल उसमें लगा हुआ हूँ। तो सर कभी ऐसा ओरिजिनली कभी आपको याद है न्यूज रूम में कभी ऐसा हुआ हो कि एंकर ने कोई एक ब्लंडर कर दिया हो? मैं तो बहुत करती थी, लेकिन एंकर ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया और आपने बीइंग अ प्रोड्यूसर या पैनल पे जब आप बैठते थे आपने संभाली हो वो चीज? अब देखो, एंकर अगर ब्लंडर कर दे तो उसको देवता भी नहीं संभाल सकते। हाँ, अब मैं एक दिन न्यूज रूम में था और अपने डेस्क पे बैठा सुन रहा था कि क्या फोनो चल रहा है। एक एंकर ने, जो इस वक्त किसी चैनल का बड़ा एंकर है, अरे अच्छा, जी, हमारे साथ तब काम करते थे, तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा। अचानक हम बातचीत कर रहे थे तो कुछ हुआ होगा, विजुअल चला और फोनो के लिए रिपोर्टर आए, और आप देख सकते हैं हमारे पास पहला विजुअल है, सबसे पहले हमें मिला है, और ये बहुत बड़ा विमान हादसा है, और ये राजस्थान में विमान हादसा हुआ है, बताइए मिग में कितने यात्री सवार थे?
अब मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने कहा यार मिग में यात्री सवार थे। अब मैं तो मैंने फिर टीवी थोड़ा तेज किया अपने डेस्क पे, क्योंकि न्यूज रूम में तो साइलेंट ही रहता है। मैं थोड़ा तेज करके मतलब मैं वो थोड़ा छूट ले लेता था कि मुझे कौन मना करेगा। तो मैं चला लेता था थोड़ा। तो फिर दूसरी बार उसने पूछा, अच्छा रिपोर्टर बात को घुमाने लगा, वही ब्लंडर को कवर अप करने की बात करने लगा वो, कि देखिए वो सेना का विमान था और उसमें 2 पायलट थे और ये सब कुछ थोड़ा दर्शकों को नहीं समझ में आए। लेकिन उस भाई साहब ने फिर पूछा, हाँ ये इतनी बड़ी दुर्घटना थे, कितने यात्रियों की जान बचाई जा सकी है अब तक? अरे तो आप बताइए, इस ब्लंडर को अगर कोई भगवान भी आ जाए तो क्या हो सकता है? कैसे बचा? सही बात है। और ऐसे सैकड़ों किस्से हैं, ऐसे सैकड़ों किस्से हैं। तो सुनाइए सर, सैकड़ों किस्से तो सुनने हम। हाँ। कोई और याद हो तो मेरा मत बताना बस, मेरा और नाम नहीं बताऊंगा किसी का, नाम नहीं बताऊंगा किसी का। ठीक है, फिर सही है। शो का नाम बता दीजिएगा, नाम अपने आप पता कर लेंगे। हाँ नहीं वो तो ठीक है, उनको तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि उनको तो फिर एंकरिंग के बाद राइट टाइम भी किया था और 3 दिन के लिए ऑफ एयर भी किया था। माय गॉड। हाँ, और वो इतना भी बता दूं कि वो आपके अनटोल्ड स्टोरीज के मतलब देखते ही देखते हैं वो। इसका कौन है? बाद में फोन करके पूछना मत मुझसे, फोन नहीं उठाऊंगा मैं। एक दिल्ली में पुस्तक मेला लगा था, ठीक है, तो मेरी उस समय भी रुचि थी, मैं इस तरह की स्टोरीज करवा लेता था। तो अच्छा, ऐसे कामों के लिए कोई रिपोर्टर तो मिलता नहीं था। तो हमने एक एंकर को बोला कि यार तुम तो 4 घंटे एंकरिंग करती हो, चली जाती हो, आज तुम एक स्टोरी करो। अच्छा। तो उसने भी कहा हाँ सर ठीक है करूंगी। फिर उसको भेज दिया पुस्तक मेले की स्टोरी करने के लिए। उस वर्ष गीतांजलि का किसी ने डायमंड एडिशन प्रकाशित किया था, खूब अच्छे बॉक्स वॉक्स में। तो मेरी इच्छा थी कि उसको मैं कवर कराऊं। तो मैंने उसको बोला कि गीतांजलि वाली स्टोरी कर लेना। तो मेरी गलती थी कि मैं ये मान के चल रहा था कि उनको गीतांजलि के बारे में पता होगा, है ना। तो मैंने उनको कहा गीतांजलि वाली स्टोरी कर लेना। ओपी हंस रहे हो ना, याद आ गया तुम्हें? और समझ में भी आ गया। जी जी। तो उन्होंने पुस्तक मेले से मुझे फोन किया, सर मैं दोनों तीनों मंडप में घूम आई हूँ, मुझे गीतांजलि मिल नहीं रही है, अगर उसका नंबर आपके पास हो तो दे दो प्लीज। Oh my God. तो मैंने कहा कि देखो गीतांजलि अब निकल गई है वहां से, आपको नहीं मिल पाएगी, आप वापस आ जाइए। Oh God, आपने करेक्ट नहीं किया मतलब उन्हें? नहीं, अब ये ऑन एयर तो था नहीं ना कि इसमें कुछ कह सकते थे आप। मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करिए, आप घर चले जाइए। सर कभी देखो आपने बहुत सारे काम किए, लेकिन आपके साथ कभी हुआ होगा कि आपसे वंडर हो गया होगा, बाद में लगा हुआ यार हंसी आ रही है यार, क्या हो गया ऐसा वैसा हुआ? आशुतोष हमारे एंकर हुआ करते थे, अब नाम लेके बता रहा हूँ। अच्छा बताइए। ठीक है। आशुतोष जी ने एंकरिंग करना शुरू किया, नमस्कार, बहुत बड़ा आलाप लेते थे वो शुरू में। तो उन्होंने नमस्कार किया और पूरा झामा बाना जो पहला एंकर लिंक होता था उसको वो खुद देखते थे, हेडलाइन खुद देखते थे, और उनका मानना था कि हेडलाइन बुलेटिन की मुनादी होती है। तो वो खूब फोर्स के साथ चिल्लाते हुए बड़े भाव जज्बे से पढ़ते थे एकदम। पहला एंकर लिंक झामा बांध के पढ़ा कि और आपको बता दें ये IBM 7 की खास पड़ताल और ऐसे और वैसे और वैसे, खूब पढ़ा। और उसके बाद पैकेज रोल हुआ, ठीक है, और पैकेज चल गया 1 दिन पुराना। हुआ ये था कि DLI PM PKG था। हाँ, 27/12 DLI PM पैकेज को ड्रैग करके डालना था। गलती से रनडाउन में वो 26/12 PKG खींच के लग गया। उसका 26 तारीख को भी किसी ने सेम नेम से पब्लिश किया हुआ था। अच्छा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब चल गया तो मुझे पीसीआर में, मुझे लगता है अरुण था शायद, जहां तक मुझे याद है, अरुण ने फोन किया हल्के से, सर बवाल हो जाएगा, अंदर आ जाओ। अच्छा। तो आपको तो पता ही है मेरी भूमिका क्या होती थी, 10 बजे के बाद मेरे साथ क्या होता था। तो मैं दौड़ता हुआ फर्स्ट फ्लोर पे गया, वो FC7 में पीसीआर हुआ करता था वहां। मैंने देखा आशुतोष जी ने अपना मोबाइल पटक दिया था। तब तक मैं अंदर घुसा, मैंने कहा सर सॉरी, वो प्रोड्यूसर से गलती हो गई और उस पुराना पैकेज लगा दिया। और मैं पीसीआर वाले को बोल के गया था कि मैं बॉस को बोलूंगा पैकेज बीच में काटना और उनको खड़े करके चले आना। मेरे लिए उस दिन सबसे बड़ी चुनौती वाला क्या काम हुआ, अब मैं उनको कह रहा हूं सर पैकेज कटवा रहा हूं, आप खड़े हो जाओ, वो स्टूल पे बैठे हुए कोई जवाब ही नहीं दे रहे। ओह गॉड। पुराना पैकेज चल रहा है, ठीक है। अब मैं उनको कह रहा हूं सर प्लीज खड़े हो जाओ, तो वो चुपचाप यूं बैठे हैं। तो फिर मुझे थोड़ा ना, मुझे लगा कि यार यहाँ स्टैंड लेना चाहिए। मैंने कहा अगर 2 मिनट में आप खड़े नहीं होंगे तो आपकी जगह मैं दूसरा एंकर रोल करा के बुलेटिन करा लूंगा। अरे वाह, ये बोल दिया आपने आशु सर को? हाँ। मैंने कहा कि अगर आप खड़े नहीं होंगे तो मैं बुलेटिन करा लूंगा और मैं जा रहा हूं दूसरा एंकर भेजने। मैं कमरे से बाहर निकला तो आशुतोष जी खड़े थे। इस मामले में मैं उनके प्रोफेशनलिज्म की दाद देता हूं कि बाद में भले हमें राइट टाइम कर दिया था उन्होंने उस दिन, लेकिन उस समय खड़े हो गए। फिर हमने अच्छा, ये सब 1-1.5 मिनट में घट गया। अच्छा। हाँ राइट। हाँ, 1-1.5 मिनट भी नहीं लगा होगा। फिर उन्होंने बड़े अच्छे से संभाला इसको, क्षमा मांगी, सब कुछ किया, सब बुलेटिन अच्छे से चल गया। लेकिन उसमें एक और दिलचस्प घटना हुई बीच में। हम तो फिर उस दिन के बाद से मेरी ड्यूटी लगा दी, और मेरी ड्यूटी कौन लगा सकता था ये आप दोनों जानते हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि स्टिंग टू स्टिंग आप पीसीआर में खड़े रहेंगे। मेरी ड्यूटी लग गई पीसीआर में खड़े रहने की। लेकिन जब मैं उनको, आशुतोष जी को बोल के बाहर आया और पीसीआर में मैं मॉनिटर पे देख रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, तो माफी मांगने के बाद मैंने देखा जब पैकेज चला तो आशुतोष जी फोन के टुकड़े चुन रहे थे। बेचारे, अपना ही फोन तोड़ दिया किसी और की गलती की वजह से। लेकिन खैर वो नोकिया का जमाना था। हाँ, तो बच गया वो। तो बच गया वो फोन। मतलब पुर्जे अलग हो गए थे, लेकिन आशुतोष जी एक कुशल इंजीनियर की तरह जोड़ने में कामयाब हो गए उसको। ये बड़ा मजेदार किस्सा सुनाया आपने। मैं वही कह रही थी कि 1-1.5 मिनट में देखिए, ये इतनी बड़ी चीज हो गई। न्यूज चैनल में समय कितना इम्पोर्टेंट होता है, और ये एक नहीं, और मैं एक बात के लिए और आशुतोष की तारीफ करूंगा कि उस दिन के बाद से उन्होंने कहा और नियम चला कि जो फ्लोर पर प्रोड्यूसर होगा वो प्रोड्यूसर फाइनल होगा। बाद में हम उससे बात कर सकते हैं, लेकिन उस समय जो फैसला ले लिया उन्होंने, वो फैसला ले लिया। राइट। और किस्सा सुनने का मन हो तो बताऊंगा। हाँ, स्वागत। अरे क्या बात कर रहे नाम लेके। अरे भाई साहब, वो माइकल जैक्सन का नाम सुना आपने? नहीं सर, वो कौन है? हमने नहीं सुना। मैं ओपी से पूछ रहा हूँ। ना सर, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। हाँ। और वो मेरे ख्याल से फ्राइडे या सैटरडे था। मुझे वो दिन याद है ना। और उसके बाद एंकरिंग पता नहीं कौन कर रहा था, मुझे याद नहीं है। मुझे याद है। तो उसके बाद आप तो नहीं कर रहे थे? नहीं, मैं नहीं कर रही थी, थैंकफुली। मैं भी ये सोच रहा था। फिर मैं किस्सा नहीं बताऊंगा। नहीं, मुझे याद है कौन। फिर तो जरूर बताना है। हाँ, तो क्या हुआ कि माइकल जैक्सन के, अच्छा वो एंड ऑफ द बुलेटिन में लगभग 9 बजे के 9:40 9:35 के पास खबर आई थी वो, ठीक है। तो फटाफट उसके वो पांव वाला डांस जो है वो विजुअल सर्वर पे मिल गए, उसको चेप दिया गया, फोनो हो गया, सब चलने लगा। तो
रिपोर्टर, मुंबई से रिपोर्टर, एंटरटेनमेंट रिपोर्टर को थ्रू कर दिया गया। ना एंकर को कुछ पता माइकल जैक्सन के बारे में, ना रिपोर्टर को कुछ पता, सब उसके डांस और स्टेप्स की बातें किए जा रहे थे, मून वॉक। तो ये सुन रहे थे अपने कमरे में बैठ के संपादक जी हमारे। हाँ हाँ। तो थोड़ी देर बाद अपने फॉर्म में आए, हाँ। फोन थ्रू करो यार, फोन कौन थ्रू कर रहा है? अच्छा, अब न्यूज रूम अचानक से वाइब्रेंट हो गया, आउटपुट की तरफ से चीख चीख के असाइनमेंट को आवाज जाने लगी कि इसका फोन थ्रू करो, उसका फोन थ्रू करो। पहला फोन थ्रू हुआ रजा मुराद का। अरे बाप रे। माइकल जैक्सन पे। ठीक है जी। तो रजा मुराद से 1.5-2 मिनट तक ज्ञान की बातें हुई होंगी, जो भी हुई होंगी, क्योंकि हमें तो जिम्मेदारी से हटा दिया गया, अब तो साइड हो गए। भाई किसी मिनिस्टर से आपने मिनिस्ट्री ले ली है ना, तो हम लोग तो मिनिस्ट्री विदाउट पोर्टफोलियो हो गए, अनुराग जी, और हम अपना उधर बैठ गए भैया, ज्यादा चलाने लगे। तब तक वो बर्दाश्त कर रहे थे बेचारे। अच्छा, ठीक है। अचानक से दूसरा फोन थ्रू हुआ। माइकल जैक्सन पर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं, मैं आपको बता दूं ये और हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव मौजूद है राखी सावंत। और राखी सावंत का इतना बड़ा फोटो प्लेट लगा भाई साहब। ठीक है। तो मैंने अनुराग जी को देखा, अनुराग जी ने मुझे देखा, फिर हम लोग गंभीरता से अपना काम करने लगे कि हमें पता था कि अब क्या होने वाला है। तो हम लोग अपना झूठ मूठ का, मैंने कहा सर उधर मुड़ जाइए आप, और हम गप करते हुए नजर नहीं आने चाहिए। अच्छा, मैं जहां बैठता था वो मेरी डेस्क भी चली गई थी मेरे से, तो अब मैं कहाँ बैठूं? मैं सामने एक डेस्क खाली था, उस पर बैठ के कंप्यूटर ऑन करके कुछ कुछ करने लगा। अचानक से दरवाजा बहुत जोर से खुला। कूड़ा कर दिया तुम लोगों ने, कुछ नहीं हो सकता। आनंद जी देखिए यार, वापस पोर्टफोलियो मिल गया, ठीक कराओ यार इसको, यार ठीक कराओ इसको। आनंद जी को फिर मिनिस्ट्री मिल गई, आनंद जी फिर चौड़े हो गए, है ना। अच्छा, तब तक हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने अच्छा काम किया था, कुछ पुराने पैकेज निकल गए थे, थोड़ा समय तो लगता ही, आप दोनों जानते हो, है ना। तो तब तक पैकेज वैकेज निकल गए थे, लेकिन तब तक हमारे संपादक जी घर चले गए थे। लेकिन रास्ते से उन्होंने हमारे बॉस को फोन किया, यार समझाओ इन लोगों को यार, ये लोग कुछ नहीं करते यार, कुछ नहीं करते। फिर मेरे बॉस का मेरे पास फोन आया, अरे क्या कर दिया यार, चैन से सोने भी नहीं देते हो। मैंने कहा सर मैंने थोड़ी माइकल जैक्सन के साथ कुछ किया, वो खुद ही मर गया तो हम क्या करें। तो ऐसे तो बातें हो सकती है। तो यहाँ पर हम बता दें कि ये संपादक जो थे वो आशुतोष थे, और जो एंकर कौन थे? एंकर भी बताओ। एंकर मुझे वो तो एंकर नहीं पता, लेकिन जो नहीं ना, देखिए। अच्छा, घटना के पहले कह रही थी मुझे पता है, मुझे पता है। तो आपने टाइम बताया तो मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि स्पोर्ट्स बुलेटिन जाता था अराउंड 10:30, राइट? 10:30 जाता था ना। उसमें दारिन शाहिदी कर रहे थे एंकरिंग, और उस टाइम पे मुझे याद था कि उन्होंने माइकल जैक्सन की पूरी ब्रेकिंग संभाली थी, और बहुत अच्छा एंकर कर रहे थे। वो तो बाद में आए ना, वो बाद में आए थे। हाँ, तभी मैं कंफ्यूज हो गई, पहले वाला मुझे नहीं पता। तब तक तो हम लोग भी संभाल चुके थे। हाँ, राइट। तब तक तो मेरी सत्ता वापस मुझे मिल चुकी थी, मेरा मंत्रालय भी मुझे मिल चुका था। ये उससे पहले की बात है। हाँ। ओके, फिर ठीक है। हाँ, मुझे दारिन शाहिदी का याद था, उन्होंने, और मैं बहुत इम्प्रेस हो रही थी उनकी एंकरिंग से उस वक्त। जब वो वहां से निकले ना, ये कहते हुए कि आनंद जी यार संभालिए, ठीक करवाइए यार इसको, ये राखी सावंत और रजा मुराद का फोन चल रहा है यार, ठीक करो यार इसको। मैंने पहला काम किया, मैं पीसीआर में गया और एंकर को बोला ब्रेक ले लो। अच्छा। 10:08 हो चुके थे, मैंने कहा ब्रेक ले लो। उसके बाद 2 मिनट बचे, मैंने कहा ब्रेक ले लो। इन हाउस प्रोमो चलाओ। तो 6-7 मिनट तो बहुत होते थे संभालने के लिए। और तब तक दारेन
आ गए थे तो मुझे मालूम था कि दारेन को ये सब चीजें पता होंगी। उसके बाद तो फिर ठीक हो गया। हाँ, तो वही न्यूज इंडस्ट्री में इतनी जल्दी चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं, इतनी जल्दी चीजें बिगड़ जाती हैं कि शायद जो काम करता है उसी को पता है कि कितना हाइपर और कितना मतलब ऑन द टोज रहना पड़ता है न्यूज इंडस्ट्री में, अदरवाइज आप हाइपर प्रेशर होता है, हाइपर प्रेशर होता है। हाँ। नहीं सर्वाइव कर पाओगे। जैसे आपने पहले वाला इंसिडेंट बताया कि 1.5 मिनट में सब कुछ हो गया, फोन टूट गया, आपने रिक्वेस्ट कर ली, फिर धमकी भी दे दी, वो 1.5 मिनट का टाइम। मैं शायद न्यूज चैनलों में इकलौता प्रोड्यूसर होऊंगा जिसने अपने मैनेजिंग एडिटर को कहा कि ऑफ एयर कर दूंगा आपको। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कभी बॉस से झूठ बोलकर छुट्टी ली है? कभी नहीं, मेरा बॉस हमेशा सच बोलने पर छुट्टी देता था। अरे हाँ, तो क्या बोलते थे? मैंने ऐसे भी छुट्टी ली है कि सर आज मन नहीं है काम करने का। सच में आपको मिल जाती थी? बिल्कुल। हमें तो मैंने भी ऐसी छुट्टियां दी है लोगों को, सर आज मन नहीं है। और ऐसी भी छुट्टियां दी है कि सर आज मैं बहुत बीमार हूं, और उस दिन मेरा ऑफ था और पता चला जीआईपी मॉल नोएडा में वो भी मिल गया, मैं भी मिल गया, इलाज करवा रहा था वहां पत्नी के साथ। हुआ कभी सर ऐसा? और क्या, कौन था? अरे फिर मरवाओगी क्या? हमारे एक साथी ने लगातार छुट्टियां लेता था, उसकी मतलब उसके अब तो उसकी पत्नी है, लेकिन उस दौर में उसके साथ उसकी आशिकी चल रही थी। अच्छा। ओह। तो रोज तबीयत खराब होती थी उसकी। अच्छा। एक दिन उसने फोन किया, अच्छा कभी कभी क्राइसिस हो जाती थी शिफ्ट में, तो एक दिन फोन किया 2:30 बजे, 3 बजे की शिफ्ट है, 2:30 बजे, सर आज ना बहुत लूज मोशन हो रहा है। हाँ। तो मैंने कहा कि ठीक है घर पे रहो, मैं एचआर वाले को भेज रहा हूं तुम्हारे घर। अच्छा। तुम्हारी हेल्प करेगा और तुमको अभी हॉस्पिटल लेके जाएगा। भाई साहब 3:30 बजे दफ्तर में थे। और कई किस्से थे, अब तो बहुत याद आने लगे, लेकिन आपका सवाल अब शो ही खत्म हो गया। एक स्टोरी के लिए एक फोन पर एक दिन राजदीप थे, एक फोन पे आशुतोष, एक कह रहा था गिरा दो, एक कह रहा था चला दो। और 12:30 बजे का आखिरी बुलेटिन रोल हो गया था, नीचे से वो फैसिलिटी वाले फोन कर रहे थे ड्रॉपिंग जा रही है, और मैं सब प्रोड्यूसर को कह रहा था रुके रहो फैसला करने दो। राजदीप कह रहे थे कि मैं एडिटर इन चीफ हूँ, मेरी चलेगी या आशुतोष की चलेगी? आशुतोष कह रहे थे कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी सुनोगे कि राजदीप की सुनोगे? ओह नो। चलता रहा। ये फिर किसकी सुनी गई लास्ट में? आशुतोष की। ओह। ये बड़प्पन था एडिटर इन चीफ का कि उन्होंने कहा कि जैसा वो चाहते हैं वैसा कर। थैंक यू सो मच सर, आज आपने मतलब खुश भी कर दिया और वही स्टाइल वही तरीके से आज खूब धो भी दिया। मजा आ गया आज आपसे बात कर। न जाने आपको कैसा लगा, लेकिन आपने कहा कि बहुत अच्छा लगा और वाकई में हमें बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और जी सर बहुत मजा आया आपसे बात करके, वो किस्से जो हमें पहले नहीं पता थे और नाम नहीं आपने बताया, लेकिन किस्से बहुत मजेदार थे और वो किस्से सुनने में बहुत मजा आया आपसे। होपफुली जो हमें सुनेंगे उनको भी उतना ही मजा आएगा, और एक न्यूज इंडस्ट्री में क्या होता है बिहाइंड द सीन्स उसका थोड़ा सा उनको अनुभव होगा कि 1.5 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है न्यूज इंडस्ट्री में। तो वो आपने ग्लिम्स हमें दिया, हमारे व्यूअर्स को दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आपने इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद ओपी और नमिता, आपसे बात करके बहुत आनंद आया। पता ही नहीं चला कि कब घंटे भर से ज्यादा समय बीत गया। बहुत आनंद आया और मैं आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अनटोल्ड स्टोरीज सफलता के शीर्ष पर पहुंचे, जैसे लठ आपने चैनल में गाड़े थे वैसे इसके झंडे गाड़ दीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई सफलता के लिए। अनटोल्ड स्टोरी विद ओपी और नमिता में सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करते हैं हम दोनों के आपने हमारा शो देखा, पसंद किया। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, तभी कृपा आएगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।